नमस्कार, मैं विवेक इटर्नल एजुकेशन पे आप सबका स्वागत करता हूं। हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए जो प्रैक्टिस सीरीज़ लेके चल रहे थे उसका ये 8वां भाग है। इसके पहले 7 भाग पड़े हुए हैं, उसको जाके आप देख लें, जिससे आपको एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा आएँ और पेट में जब ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो आप इसके थ्रू निकलने वाली जितनी भी वैकेंसी होंगी उनके फॉर्म आप भर पाएंगे, आपको वो परीक्षाएँ देने का मौका मिलेगा। इसलिए ये ज़रूरी है, पिछली जाके सभी देख लें। और हम इस 8वीं कड़ी को अब शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दशराग युद्ध का वर्णन किस वेद में है? आपको ये बताना है कि दशराग युद्ध जो है इसका वर्णन किस वेद में मिलता है। ऋग्वेद में है कि सामवेद में है, यजुर्वेद में है या अथर्ववेद में है? तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका ऋग्वेद है। इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है और यह युद्ध परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। सुदास एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। तो इतना ही याद रखना है आप उसके बारे में, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम जैन संगीति का स्थल कौन सा था? जैन संगीति 2 जैन संगीति हुई थी। पहली जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? जो पहली हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। दूसरी कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी। यही दोनों आपको याद रखना है। और ये जो हुई थी पहली वाली, प्रथम के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो प्रथम वाली जो हुई थी किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये वाली पाटलिपुत्र में जो हुई थी ये स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। और ये जो दूसरी हुई थी ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये तो क्षमा श्रवण जी के अध्यक्षता में हुई थी। ये स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। पहली वाली का जो अगर बहुत ज़्यादा आपको याद पढ़ना है तो इसका 300 ईसा पूर्व में था, और ये दूसरी वाली का 6वीं शताब्दी में हुआ था। बहुत ज़्यादा गैप है। अभी ये ईसा पूर्व है, ये ईसा के बाद का है, 6वीं शताब्दी में है। तो बस इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से कौन सा शामिल नहीं है? त्रिरत्न ही है तो जाहिर सी बात है 3 होंगे, 1 नहीं होगा। बुद्ध है, धम्म है, संघ है। ये उपासक जो होते थे, उपासक वो होते थे जो बौद्ध धर्म को ज्वाइन करते थे शुरू में, तो उनको उपासक कहा जाता था। तो ये त्रिरत्न इनके क्या थे? बुद्ध, धम्म, संघ। इसको आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये कंठस्थ होना चाहिए। अशोक के पहले शिलालेख में किसकी बात का वर्णन किया गया है? कौन सी बात का वर्णन अशोक के शिलालेख में किया गया है? पशु चिकित्सा के बारे में या पशु निंदा के बारे में? पशु की बलि जो दी जाती थी उसकी निंदा की गई है, या हर 5 वर्ष में दौरे पर जाना, मंत्रियों को देखना, इसकी चर्चा की गई है, या धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है? तो आपको बताना इसमें सही उत्तर कौन है। तो अशोक के जो शिलालेख है, पहले शिलालेख में वर्णन किया गया है, पशुबल की निंदा की गई है। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध में किस शासक ने पराजित किया था? तो कौन से शासक से हर्षवर्धन हार गया था? आपको ऑप्शन है शशांक, पुलकेशिन द्वितीय, देवगुप्त, ग्रहवर्मा। अब इनसे जुड़े हुए कुछ देखिए। हर्षवर्धन के भाई थे, जो थे 2 भाई थे ये लोग, 1 बहन थी। तो हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन थे, वही राजा बने हुए थे। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मारा था। और देवगुप्त का जो ये मित्र था शशांक, इसने धोखे से राज्यवर्धन जी को मार दिया था। अब उसका बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने शशांक को मार दिया। तो हर्षवर्धन ने शशांक को मारा। और ये जो पुलकेशिन द्वितीय जी हैं, ये इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित नहीं हैं। इनका क्या हुआ था कि इन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे हुए युद्ध में पराजित किया था। और ये जरूरी नहीं होता कि कोई भी राजा किसी युद्ध में पराजित हो गया तो उसकी मृत्यु ही होनी है। कई लोग बच जाते हैं, कई लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पराजित होने कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। आते हैं अगले प्रश्न पे। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किस वर्ष की थी?
तो इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी इस समिति की, तो दादा भाई नौरोजी जी ने। कहाँ पे की थी, इंग्लैंड में की थी। तो ये 2-3 क्वेश्चन इससे जुड़े हुए हो गए। और वर्ष की बात करते हैं तो वो वर्ष था 1886। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेलेंटाइन सिराले ने भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया है। भारतीय असंतोष के जनक के बारे में पूछा गया है। बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या चंद्रशेखर आज़ाद, इनमें से किसको कहा गया है। तो इन्होंने सिराले जी ने कहा था, जो वो भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक जी को कहा था। इसके बारे में आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। अब स्वदेशी आंदोलन के बारे में आपको वर्ष जरूर याद रखना है और ये किस लिए शुरू किया गया था इस बात को आपको जरूर याद रखना है। ऑप्शन है 1904, 5, 6, 7, बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं। तो ये क्या है, सही उत्तर तो 1905 है। अब इसके बारे में आप बात करेंगे। स्वदेशी आंदोलन को आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त को 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में घोषित किया गया था। और इस कार्यक्रम में क्या किया गया था कि विदेशी सामान का बहिष्कार किया जाएगा और देश में उत्पादित जो भी चीज़ें होंगी उनको हम इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बर्मा को भारत से किस वर्ष अलग किया गया था। वे देखिए 35, 36, 37, 38 ऑप्शन से ये हैं। बर्मा को जो अलग किया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था, लेकिन किया गया था जो वो 1937 में। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में बर्मा को अलग किया गया था। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था, इसके बारे में पूछा गया है। और आज़ाद हिंद फौज से एक क्वेश्चन जरूर आना है, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस से इनको सिलेबस में रखा गया था। इनसे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अब ऑप्शन हैं सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, राजा महेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। अब कुछ लोग तो बस पहला ऑप्शन पढ़ते ही सुभाष चंद्र बोस पढ़ा, टिक मारा, आगे बढ़ गए। जबकि आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार किसने किया था, राजा महेंद्र प्रताप ने। पहली बार जब बात करें तो कब किया था, 1915 में। और कहाँ हुआ था, अफगानिस्तान में। इन्होंने उसके बाद मोहन सिंह की पहल पे, इसके बाद जो ये मोहन सिंह हैं इनकी पहल पे फिर से शुरू किया गया था। उसमें क्या था, जापानी अधिकारियों के सहयोग से किया गया था, लेकिन वो सिंगापुर में हुआ था। अगर इस तरीके से पूछे कि मतलब पहली बार का गठन तो महेंद्र प्रताप जी राजा को मारना है, और वैसे पूछा जाता है तो मोहन सिंह दिए होंगे, मोहन सिंह को मारना है। आपको सुभाष चंद्र बोस में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय लेखांकन समय। अब अर्थशास्त्र के 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए। तो लेखांकन के समय को अप्रैल से मार्च रखा जाता है, या जनवरी से दिसंबर, या सितंबर से अगस्त के बीच, या जुलाई से जून तक के बीच। ये किस बीच में रखा जाता है। तो सही आप तो कंफ्यूज होंगे कि बस अप्रैल से मार्च देखा, जिनको अर्थव्यवस्था में थोड़ी समस्या होती है, अच्छे से नहीं आता, तो वो इसको कर देंगे। सही उत्तर है आपका जुलाई से जून। यहाँ लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय लेखांकन। तो ये कब किया जाता है, लेखा वर्ष तो ये जुलाई से जून में माना जाता है। इसके ये सरकार के द्वारा निर्धारित है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य सरकारों को कृषि आयकर लगाने की शक्ति कौन देता है, इसको आपको जानना है। ऑप्शन है वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद या भारत का संविधान। तो वित्त आयोग नहीं देता, राष्ट्रीय विकास परिषद नहीं देता, अंतर्राज्यीय परिषद नहीं देते। भारत का संविधान इस चीज़ की शक्ति देता है। ये 46वीं प्रविष्टि में शामिल है इसके बारे में कि जो राज्यों को अधिकार देता है कृषि पर टैक्स लगाने का। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत किसके थ्रू हुई थी, MS स्वामीनाथन जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इस बात को आप याद रखेंगे। MS स्वामीनाथन जी इसके अगुआ थे।
अब ये शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो ये बंगलौर से नहीं, कानपुर से नहीं, दिल्ली से नहीं, ये पंतनगर से शुरू हुआ था। और ये कब हुआ था, 1900 आपको पता होगा 66-67 में। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण कब से कब तक था। ऑपरेशन फ्लड को ये भी याद रखना है 2 चरणों में हुआ था, तो इस बात को आप याद रखेंगे। अभी ऑप्शंस पूछा गया है कि दूसरा चरण कब से कब तक में था। ये देखिए 1965 से 70 नहीं, 70 से 80 नहीं, 81 से 85। तो जो आपका आंसर है वो दूसरे चरण की बात हो रही है। और ये जो ऑपरेशन फ्लड था 1 चरण, 2 चरण और 3 चरण में था। इस बात को आपको याद रखना है। तो ऑपरेशन फ्लड में जब 3 चरण हुए थे, तो अब ये देखिए ये इससे तो कोई लेना देना नहीं है, ये ऑप्शन हट गया। ये जो था आपका, ये पहला चरण था, ये दूसरा चरण था, ये तीसरा चरण था। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा यदि। मुद्रा का अवमूल्यन मतलब मुद्रा का जो मूल्य है वो सरकार जब अपने मन से उसको रिड्यूस कर देती है, जो भी वो था उसको पहले मुद्रा का ये था, अब मुद्रा को अवमूल्यन करके उसको कम कर दिया गया है। सरकार अपने से अगर कम कर देती है तो उसको अवमूल्यन बोलते हैं। ये चीज़ लाभकारी कब होती है। ऑप्शंस हैं घरेलू सामान के मूल्य स्थिर रहें, आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाएं, आयात के मूल्य स्थिर रहें, निर्यात के मूल्य समानुपाती रूप से बढ़ें। तो इन सब चीज़ों से नहीं होते। ये जो है आपका घरेलू सामान के मूल्य स्थिर रहेंगे तब ये आपका अवमूल्यन अधिक लाभकारी होगा। इससे होता क्या है, अच्छा घरेलू सामान के मूल्य स्थिर, इससे क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा मिल जाता है। जो आपका निर्यात हो रहा है उसको बढ़ावा मिल गया, आयात में कमी आ गई। तो घरेलू मूल्य स्थिर रहने पे ये चीज़ें, अगर ये विदेशी इससे क्या होता है कि विदेशी मुद्रा आपके यहाँ ज़्यादा आएगी। जब आयात कम हो जाएगा, निर्यात ज़्यादा होगा, तो आप बेचेंगे तो विदेशी मुद्रा आपके यहाँ ज़्यादा आएगी। जब विदेशी मुद्रा ज़्यादा होगा, सोने का भंडार की खपत कम होगी, तो ये आपके लिए हितकारी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया है। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ऐसा तो नहीं है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, प्रधानमंत्री इनको निलंबित निर्देश दे के नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, नहीं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, जी हाँ। सिर्फ ये ऑप्शन सही है, बाकी ये ऑप्शंस गलत हैं। मौलिक अधिकार के बारे में आपको ये पता होने चाहिए। अब नीति नहीं दे सकता, तो जो आपके नीति किसी भी राज्य के नीति नहीं दे सकता, तो जो हैं उनमें उनके बारे में पूछा गया है। वाद योग्य है, नहीं। हाँ अवाद योग्य है, कठोर है, लचीले हैं, ये सबसे मतलब नहीं है, अवाद योग्य हैं। और जो आपका मौलिक अधिकार है, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, ये वाद योग्य हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। संसद के सदस्य बनने हैं तो न्यूनतम उम्र क्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम उम्र के बारे में बात हो रही है। अब सदन में क्या हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, ये लोअर हाउस हो गया, ये अपर हाउस हो गया। अब इसमें जो होता है लोकसभा में ये 25 वर्ष होता है, यहाँ पे 30 वर्ष मिनिमम लगता है। तो अब संसद का सदस्य तो आप लोकसभा सदस्य बन के आए तब भी हो गए, तो न्यूनतम की बात जहाँ आएगी वहाँ 25 वर्ष। तो सही ऑप्शन आपका 25 है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। भाग 10 में, भाग 12 में, भाग 13 में, नहीं भाग 11 में इस चीज़ का वर्णन है। तो आपको याद रखना है 245 से 255 अनुच्छेद में इस चीज़ का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था। मतलब केंद्र स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, फिर ये स्थानीय स्वशासन वाला तल कब जोड़ा गया था। इसको 90, 91, 92, 93। तो ये जो है 90 में नहीं, 91 में नहीं, 92 में नहीं, ये 93 में जोड़ा गया था।
और ये कब हुआ था? 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 74वां संविधान संशोधन याद रखेंगे 1993 में जुड़ा था। अब ये हो गया आपका पॉलिटी का भी 5 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब आते हैं हिंदी। हिंदी के अब 5 क्वेश्चन से देखेंगे, हिंदी व्याकरण के। आप में गद्यांश भी आएंगे 2 हिंदी के, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये व्याकरण है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से वर्तनी किसकी शुद्ध है? तो वर्तन नहीं होता। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, ये बर्तन टिक मारेंगे, वर्तन तो नहीं होता। अब कंफ्यूजन बची इन दोनों में। तो ये वाला जो बर्तन है, अगर वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध क्या है? बर्तन। जैसे बारात का लिखते हैं, बारात लिख देते हैं, जबकि वो शुद्ध होता है बारात। तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, इन्हीं सब से मेरिट डिसाइड होती है। ये आपको आते हुए गलत हो जाएंगे, आप मेरिट में नीचे आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? आग्रह, संग्रह, ग्रहण या विग्रह? तो आग्रह नहीं होता, संग्रह नहीं होता, ग्रहण नहीं होता, विग्रह जो है आपका ये सही है। आगे बढ़ते हैं। तालाब शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तालाब का पर्यायवाची बताना है आपको। तो प्रमदा नहीं, पुंज नहीं, फसाद नहीं, क्या होता है? पुष्कर। अब आपको ये भी याद रखना है कि जो ये प्रमदा, प्रमदा का मतलब क्या होता है? सुंदर स्त्री। सुंदर स्त्री को प्रमदा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अब देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है लोकोक्ति और दूसरा होता है आपका मुहावरा। एक होता है लोकोक्ति, एक होता है मुहावरा। अब मुहावरा क्या होता है? मुहावरा आपका वाक्यांश हो गया, मतलब ये पूर्ण नहीं होता अपने में। जैसे अंधे की लकड़ी, अब ये सिर्फ लिखा हुआ है तो ऐसा मतलब नहीं निकल रहा है। अब ये जब किसी शब्द में प्रयोग होगा तो ये वाक्यांश टाइप का, ये संपूर्ण नहीं है। कोई इसको वाक्य आप नहीं कह सकते कि ये वाक्य के रूप में अर्थ दे रहा है। और लोकोक्ति जो होता है वो संपूर्ण वाक्य का अर्थ देता है, मतलब वो संपूर्ण वाक्य होता है और ये वाक्यांश होता है। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। तो 9, 2, 11 होना, इससे पूरा वाक्य पता चल रहा है नहीं, गले पड़ना, पूरा वाक्य नहीं पता चल रहा है, ये वाक्य का अंश लग रहा है, इसलिए ये क्या हो गए? मुहावरे। अध जल गगरी छलकत जाए, ये क्या हो गया? आपका एक वाक्य हो गया। वाक्य जिसमें आ गया वो क्या हो गई? आपकी लोकोक्ति हो गई। आगे बढ़ते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या बनाया गया है? दत्त नहीं, हाँ दत्तक, दत्तचित, दंपत्ति नहीं, तो ये पति पत्नी हो गया। दत्तचित्त का वो नहीं है, दत्त है, होता नहीं। दत्तक जो है, दत्तक पुत्र कहा जाता है, कहानियों में और किताबों में सब जगह इसे लिखा होता है, दत्तक पुत्र। अब आते हैं 5 अंग्रेजी के प्रश्नों में। अब इसमें मैंने गद्यांश को नहीं रखा हुआ है क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाता और उसको समझाने में वो हो जाता। और जो आपका 3 क्वेश्चन आपका गद्यांश से आएगा इंग्लिश में, और जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो एंटोनिम सिनोनिम के आएंगे। उन 2 प्रश्नों की तैयारी मैं इसमें करवा रहा हूँ। तो सिनोनिम आपको बताना है किसका? इंसिडेंट का। इंसिडेंट क्या होता है? घटना। वो आपको ये पता हो गया, इंसिडेंट घटना होती है। तो एक्सीडेंट क्या होता है? दुर्घटना। घटना और दुर्घटना में फर्क होता है। लीथल क्या होता है? घातक। जस्टिस न्याय, इससे मतलब में अकरेंस। अकरेंस मतलब किसी चीज आकर, आकर बोलते हैं ना, आकर मतलब होना, तो इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट सिनोनिम ध्यान दीजिएगा, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का क्या है? पंचुअल नहीं है, ऑब्वियस नहीं है, मेगर नहीं है, क्या है? रिडल। पैराडॉक्स मतलब जैसे एक उलझा हुआ चीज होता है, पजल टाइप का होता है, पहेली टाइप का होता है, उसकी बात होती है। अब ऑब्वियस जो हो गया ये स्पष्ट हो गया एकदम से। जो आपका मीगर हो गया ये क्या हो गया? थोड़ा जो होता है, थोड़ा चीज़ें हो गई या अपूर्ण चीज़ें हो गई, उसको मीगर बोलते हैं। और पैराडॉक्स आपका उलझा हुआ चीज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट सिनोनिम ऑफ रॉग। अब रॉग का मतलब क्या होता है? रॉग मतलब दुष्ट, दुष्ट होता है, तो ये राइटफुल। अब देखिए टारगेट,
टिमिड पालतू, ये स्कॉन्ड्रेल, ये जो स्कॉन्ड्रेल होता है एग्जैक्ट जो है आपका सिनोनिम आप मैच करेंगे तो स्कॉन्ड्रेल होता है। स्कॉन्ड्रेल का मतलब यही होता है कि दुष्ट। अब बाकी क्या होता है, राइटफुल आपका सही हो गया, और क्या कहते हैं टिमिड जो टारगेट जो हो गया आपका लक्ष्य हो गया। टिमिड एकदम जैसे पालतू या कमजोर या डरपोक टाइप का चीज़ जो होता है वो उसको लिए टिमिड का इस्तेमाल करते हैं। अब एंटोनिम पूछना है लिंक का। लिंक मतलब जुड़ाव। अब जुड़ाव कैसे हो सकता है, अलगाव से हो सकता है, तो ये क्या है सेपरेट, इसका एंटोनिम हो गया। सीक्वेंस क्रमागत नहीं होना, इनएक्टिव नहीं होता, फ्रूगल नहीं होता। अब आपको इसमें ये जानना है फ्रूगल्स का मीन्स खर्चीला। बाकी इन दोनों को तो आप जानते होंगे, एक सीक्वेंस में इनएक्टिव है, ये क्या है आपका खर्चीला। खर्चीला, तो इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं एंटोनिम ऑफ इंड्यूस। ये देखिए इंड्यूस, सबसे पहले तो आपको माने पता होना चाहिए। इंड्यूस का मतलब होता है जो बहलाना फुसलाना होता है उसको इंड्यूस कहते हैं। तो बहलाने फुसलाने में क्या हो गया, इनोसेंट नहीं है, इंक्लूड नहीं है, होली नहीं पवित्र नहीं है, डीटर जो है ये इसका एंटोनिम हो गया। आगे बढ़ते हैं, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो अब देखिए भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन, आपको एक क्वेश्चन आएगा पर्यटन क्षेत्र से, मतलब 10 उसमें दिए हुए हैं, 10 में उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे उस आपके जनरल नॉलेज पे। लेकिन जनरल नॉलेज उसमें टॉपिक जो दिए हुए होंगे वो 12-13 टॉपिक हैं, तो कुछ टॉपिक से नहीं आएंगे, कुछ टॉपिक से आएंगे। अब भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन भोपाल, देहरादून, ग्वालियर या मुंबई, इसमें से पूछा गया है। सही ऑप्शन कौन सा है आपका ग्वालियर। मतलब इन ऑप्शन से आपको ये क्लियर होगा भोपाल और ग्वालियर से कि है तो मध्य प्रदेश में ही। आगे बढ़ते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। विश्व बैंक के मुख्यालय के बारे में पूछा जा रहा है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वाशिंगटन डीसी में। ये भी आपको याद रखना है, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है विश्व बैंक का। और विश्व बैंक के बारे में क्या आप जान सकते हैं, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, इतना याद रखिए। ओलंपिक खेलों में भारत ने किस खेल में सबसे ज़्यादा बार गोल्ड पर कब्जा किया है। तो कुश्ती पे किया है कि टेनिस में किया है या हॉकी में किया है या एथलेटिक्स में किया है। तो भारत का अब तो पहले तो कम लोगों को खेल के बारे में चीज़ें पता थी, लेकिन अब खेल का कल्चर इतना इंडिया में बढ़ चुका है कि अब सबको पता हो गया। हॉकी जो थी हमारी स्वर्णिम थी, इस पे हमने ओलंपिक में 8 स्वर्ण जीते हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण इसी खेल से आए हैं ओलंपिक में। अब तो ओलंपिक में हम अन्य स्पर्धाओं में भी पदक जीतने लगे हैं। पहले सिर्फ हॉकी थी जिसमें पदक आते थे, और एक आंग्ल भारतीय थे नॉर्मन प्रिचार्ड, उन्होंने 2 पदक जीते थे एथलेटिक्स में, वो भी गोल्ड नहीं थे। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं। खजुराहो बहुत ही फेमस है, तो राजस्थान में नहीं है, हाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं, महाराष्ट्र में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत ही फेमस पुस्तक है, अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक है। देवकी नंदन खत्री नहीं, शरद चंद्र नहीं, अरुंधति राय जी ने इसे लिखा है, चेतन भगत ने नहीं लिखा है। आप कंफ्यूजन होगी तो अरुंधति राय और चेतन भगत में, सही उत्तर क्या है अरुंधति रॉय। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बात हो रही है तो 15 जनवरी को नहीं, 4 मार्च को मनाया जाता है, 15 अप्रैल 21 मई को नहीं। अब ये जान लीजिए जैसे 15 जनवरी है, 15 जनवरी को क्या है थल सेना दिवस। उसके बाद आपका क्या है 5 अप्रैल यहाँ पे दिया हुआ है, 5 अप्रैल को ये जानिए कि नौवहन दिवस है, नौवहन मनाया जाता है। और 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आतंकवाद विरोधी दिवस। इतने ये भी पता होने चाहिए। यात्रा किस भारतीय राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है। यात्रा के बारे में बात हो रही है। असम में बिहू प्रचलित, अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, ये पश्चिम बंगाल का है, झारखंड का नहीं है। सही उत्तर क्या है आपका पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बारे में आप ये जान सकते हैं, जैसे
असम का जान लीजिएगा, असम का सबसे फेमस जो है बिहू आप कह सकते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश का मोपिन है फेमस प्रचलित। झारखंड हो गया, झारखंड का सबसे प्रचलित कर्मा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न नहीं दिया गया है? अब सी राजगोपालाचारी, हाँ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हाँ, इनको मिला है। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, इनको भी मिला है। डी सुब्बा राव जी हैं जो वो गवर्नर थे, इनको नहीं मिला है। इन तीनों को जो मिला था वो कब मिला था? 1954 में, और 1954 में ही भारत रत्न देने की शुरुआत भी हुई थी। तो इस बात को आप याद रखेंगे, इतना जुड़ी हुई चीज़ें। उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? आपको देश राजधानी मुद्रा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो मन्नत है, मन्नत नहीं है, मन्नत कहाँ की मुद्रा है? अजरबैजान की। द्राम है, द्राम भी उज्बेकिस्तान का नहीं है, ये आर्मेनिया का है। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लड़ाई इनकी चलती रहती है। सोम जो है ये आपका उज्बेकिस्तान की मुद्रा है। और जो वोन चलता है ये कोरिया में चलता है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के सोम वहाँ पे चलता है। आगे बढ़ते हैं, संसद के गठन में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? संसद के गठन से 74 है, नहीं। 75 है, नहीं। 78 है, नहीं। ये राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 79 जो है, आर्टिकल 79 संसद के गठन के से संबंधित है। तो ये आज के प्रश्न पूरे हो गए। अब मिलते हैं इसके 9वें भाग में। आप हमारे साथ बने रहिए, तैयारी करते रहिए। एग्जाम आपके पास में आ चुका है, अब बिल्कुल लापरवाही न करिए। करंट अफेयर की अलग सीरीज आपको मिल जाएगी जल्द ही। उसके बाद आप करंट अफेयर मंथली वाइज तैयार करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पिछले 6 महीने का आप करंट अफेयर तैयार करेंगे, आपको उसी में से पूरा आ जाएगा। और हमारे साथ आप बने रहिए, तैयारी करते रहिए। तैयारी में आपको बहुत लाभ होगा। एग्ज़ाम के बाद हम दिखाएंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस हमारे सीरीज से मिले हैं। तो हमारे साथ देने के लिए धन्यवाद।